हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। आज हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड वेरियस फैक्टर डिटरमिनिंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट या निवेश प्रवृत्ति। निवेश का आय से संबंध होता है और जनरली क्या होता है, इनकम बढ़े, आय में वृद्धि हो तो निवेश में वृद्धि होती है और आय में कमी होने के कारण निवेश में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस तरह से आय और निवेश के अनुपात को ही निवेश प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कहा जाता है। निवेश प्रवृत्ति क्या बताती है, इनकम के डिफरेंट लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट लेवल है उसको शो करती है। निवेश प्रवृत्ति भी दो तरह की होती है, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत निवेश प्रवृत्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे औसत निवेश प्रवृत्ति की। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। कुल निवेश और कुल आय के अनुपात को औसत निवेश प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसा कि फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं, ऊपर इन्वेस्टमेंट ले लेंगे और नीचे इनकम, इट मीन्स निवेश और आय का अनुपात क्या कहलाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, सीमांत निवेश प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। मतलब आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप निवेश में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहा जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट या निवेश प्रेरणा। निवेश प्रेरणा का मतलब होता है कि लोगों में निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा है या नहीं। निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा को ही निवेश प्रेरणा कहा जाता है। मोटिवेशन टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। निवेश प्रेरणा से पता लगता है कि उद्यमी मतलब निवेश करना पसंद करेगा या नहीं, और निजी क्षेत्र में पता है उद्यमी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही काम करते हैं। एक निवेशकर्ता अगर मान लो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास या तो अपनी बचतें होनी चाहिए या तो वो दूसरे लोगों से उधार ले सकता है। अगर वो अपनी बचत का निवेश करता है तो उसे रिस्क उठाने के साथ साथ उस ब्याज को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो वो उस बचत को दूसरे लोगों को उधार देकर प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से जब वो दूसरों से उधार लेकर निवेश करता है तो उसे जोखिम उठाने के साथ साथ दूसरों को ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए एक निवेशकर्ता मतलब तभी निवेश करेगा जब निवेश से प्राप्त होने वाली जो आय है, अनुमानित आय है, वो ब्याज की दर से ज़्यादा हो। तो निवेश से प्राप्त होने वाली जो अनुमानित आय है उसी को ही हम पूंजी की सीमांत उत्पादकता बोल देते हैं। तो इसलिए जो निवेश की प्रेरणा है वो दो तत्वों पर निर्भर करती है, एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे, और दूसरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पे। जितनी ज़्यादा पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से ज़्यादा होगी, निवेश करने की प्रेरणा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। और इसके विपरीत अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से कम है तो निवेश करने की प्रेरणा भी कम मिलेगी। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में ले लेते हैं, जिसको हम पूंजी की सीमांत उत्पादकता बोल देते हैं। पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जितना मतलब प्रॉफिट होने की संभावना है, जितना लाभ मिलने की संभावना होती है, उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। इसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी कहा जाता है। ये दो तत्वों पर निर्भर करती है, एक है प्रोस्पेक्टिव यील्ड जिसे हम अनुमानित आय कह देते हैं, और दूसरा है सप्लाई प्राइस या पूर्ति कीमत। अब अनुमानित आय क्या चीज़ है कि मान लो हमने कोई कैपिटल गुड या मशीनरी खरीदी, उसकी एक सर्टेन लाइफ पीरियड होता है कि वो मान लो 10 साल चली, 5 साल चली। तो किसी भी मशीनरी की अगर मान लो अनुमानित आय को हम बोलते हैं कि उस कुल आय से है। अनुमानित आय का मतलब जो उस मशीन की संपूर्ण जीवन काल में उपलब्ध होगी। और अगर हमने शुद्ध प्रतिफल का अनुमान लगाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मशीन का जो वार्षिक उत्पादन हुआ उसके उत्पादन में से लागत को घटा दिया जाएगा तो हमारा नेट प्रतिफल आ जाएगा, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई प्राइस। पूर्ति कीमत का मतलब होता है किसी भी मशीन की लागत से है, परंतु ये मशीन की लागत एग्जिस्टिंग कॉस्ट ना होकर उस मशीन की, बल्कि नई मशीन की कॉस्ट है।
कि मान लो उस मशीन की जगह नई मशीन हम लेते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसे सप्लाई प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्याज की दर की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अकॉर्डिंग टू केन्ज, निवेश जो होता है, जो ब्याज है सॉरी, निवेश किए जाने वाले धन की लागत होती है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ मनी इन्वेस्टेड। और ये दो तत्वों पर बेसिकली डिपेंड करता है। एक तरफ तो हमें मुद्रा का जो पूर्ति चाहिए, और दूसरी तरफ मुद्रा की मांग वक्र चाहिए। क्योंकि शॉर्ट पीरियड में मनी की सप्लाई को हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए ब्याज की दर का जो निर्धारण है केन्ज के अनुसार मतलब तरलता अधिमान पर निर्भर करता है या मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है। तो इस तरह से कोई भी निवेशक निवेश में वृद्धि करेगा या कमी करेगा, ये दो तत्वों पर निर्भर करता है। इसमें वो दो चीज़ों का कंपैरिजन करता है। एक अभी जो हमने डिस्कस किया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा जो अभी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की। तो एक इन्वेस्टर जो है वो इन दोनों का कंपैरिजन करके ही अपना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेगा। जितना ज़्यादा एमईसी ब्याज की दर से ज़्यादा होगी, एमईसी ग्रेटर देन आर है, तो इन्वेस्टमेंट या निवेश किया जाएगा, उसमें वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अगर एमईसी ब्याज की दर से कम है, लेस देन है, तो कोई भी निवेश नहीं किया जाएगा, नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। एंड एमईसी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन हो गई या अनिश्चित स्थिति हो गई। और इस स्थिति में मतलब निवेशक पे डिपेंड करता है, निवेशकर्ता पे डिपेंड करता है, वो निवेश कर भी सकता है, निवेश नहीं भी कर सकता। तो इसी चीज़ को हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट को शो किया गया है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी ली गई है। एमईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, पूंजी की सीमांत उत्पादकता वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाया गया है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है सीमांत उत्पादकता में कमी की प्रवृत्ति होती है। जो आरआर है वो ब्याज वक्र है, ब्याज की दर ओआर पर स्थिर ली गई है। आरआर जो है वो स्थिर ब्याज की दर को प्रकट कर रहा है। मान लीजिए जब जो निवेश की मात्रा OL1 है, उस सिचुएशन में क्या है, एमईसी जो है वो E1 L1 के बराबर है और ब्याज की दरें AL1 के बराबर हैं। तो इस सिचुएशन में जो एमईसी है वो ब्याज की दर से ज़्यादा है, ग्रेटर है, E1 A के बराबर वो ज़्यादा है। तो इस तरह से एमईसी के ज़्यादा होने की सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट अधिक किया जाएगा, निवेश में बढ़ने की प्रेरणा होगी, और निवेश तब तक बढ़ता रहेगा जब तक निवेश बढ़कर OL नहीं हो जाता। तो इस सिचुएशन में एमईसी और ब्याज जो है, एमईसी है और जो ब्याज वक्र है वो आरआर जो है वो ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और यहाँ पर मतलब ब्याज क्योंकि ब्याज की दर और एमईसी दोनों बराबर हैं, इसलिए इस स्थिति में निवेश की कोई भी प्रेरणा नहीं होगी। और अगर मान लीजिए निवेश कई कारणों से कम हो जाता है, मान लो OL2 हो जाता है, तो इस सिचुएशन में जो एमईसी है वो BL2 के बराबर है और जो ब्याज की दर है वो E2 L2 है। ब्याज की दरें ज़्यादा हैं और जो मतलब एमईसी है वो कम है, तो एमईसी के ब्याज की दर से कम होने के कारण निवेशकर्ता को हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए इस सिचुएशन में निवेश की कमी की प्रवृत्ति होगी। तो हमने देखा कि निवेश पर दो तरह के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों तत्वों में से किस तत्व का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर ब्याज की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो एमईसी या पूंजी की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होगी, निवेश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। और अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कोई भी परिवर्तन ना हो तो ब्याज की दर में जितनी कमी होगी, मतलब जितनी कमी होगी, निवेश भी उतनी ही मात्रा में अधिक होगा। निवेश फलन या निवेश के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।